नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हमारी यह वीडियो सीरीज एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में चल रही है। परीक्षा धाम पब्लिकेशन की विज्ञान एवं पर्यावरण शीर्षक वाली पुस्तक से इस पर्टिकुलर वीडियो में हमें शुरुआत करनी है अंतःस्रावी तंत्र से। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। 3 भागों में बांटकर हमें पढ़ना है। सबसे पहले देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों को, फिर बाह्य स्रावी ग्रंथियों को, फिर मिश्रित ग्रंथियों को। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे पीयूष ग्रंथि, पीनियल, थायराइड, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और जनन ग्रंथि की। बाह्य स्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत हमें देखना है यकृत, श्वेत ग्रंथि, लेक्राइमल, श्लेष ग्रंथि, लार ग्रंथि एवं वेवर ग्रंथि की। और दोस्तों, मिश्रित ग्रंथियों में हमें देखना है अग्नाशय ग्रंथि को। सबसे पहले तो आपको यह ही ध्यान रखना है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी में आती है या बाह्य स्रावी में आती है या मिश्रित ग्रंथियों में आती है। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। इस चार्ट से ही आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अंतःस्रावी तंत्र की। जानेंगे कि भाई ये होता क्या है, करता क्या है, फिर बाकी डिटेल इसके बारे में हमें देखनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियमन तथा नियंत्रण तंत्रिका तंत्र एवं हार्मोन व एंजाइम से होता है। जो हमारी शारीरिक अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हैं उनका नियमन और नियंत्रण किससे होता है? तंत्रिका तंत्र, हार्मोन एवं एंजाइम के द्वारा होता है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब ध्यान रखें कि जो हार्मोन एवं एंजाइम का स्रावन होता है वह अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। और इस तंत्र के जो अंतःस्रावी तंत्र है, ध्यान रखें जो हार्मोन एंजाइम का स्रावन होता है वो किसके द्वारा होता है? अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है। और इस तंत्र के अध्ययन को कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। इस तथ्य को भी आपको ध्यान रखना है कि अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। और दोस्तों, थॉमस एडिसन को, किसे? थॉमस एडिसन, इन्हें कहा जाता है अंतःस्रावी विज्ञान का जनक। कौन है? थॉमस एडिसन है। फिर दोस्तों, ग्रंथि क्या है? एक प्रकार का रसायन निकालती है। यह रसायन एंजाइम या हार्मोन हो सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई ग्रंथि के बारे में। और ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, अंतःस्रावी, बाह्य स्रावी और मिश्रित। अब शुरुआत करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की। अभी हमने बात करी दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र की, ठीक है, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार की ग्रंथियां हमें पढ़नी है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि और मिश्रित स्रावी ग्रंथि। आपको दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है अंतःस्रावी तंत्र में और अंतःस्रावी ग्रंथियों में। अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत 3 ग्रंथियों का अध्ययन करना है, जिसमें से एक है अंतःस्रावी ग्रंथि। इतनी चीजें क्लियर होंगी। जो कंफ्यूजन था उम्मीद है मैंने वो भी दूर कर लिया होगा। ठीक, अब शुरुआत करते हैं कि आखिर अंतःस्रावी ग्रंथि होती क्या है। दोस्तों, ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन का स्रावन करती हैं। किनका? हार्मोन का। उन्हें कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। दोस्तों, ये ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, जिसमें हार्मोन का परिवहन सीधे रक्त से होता है। ध्यान रखना है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो नलिका विहीन होती हैं। इसका उदाहरण है पीयूष, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि। इनकी चर्चा पहले भी हम कर चुके हैं। शुरुआती चार्ट हमने देखा था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आपको इनके एग्जाम्पल स्वरूप इनको भी ध्यान रखना है। यहाँ से सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है कि यार भाई, पीयूष ग्रंथि निम्न में से किसका उदाहरण है? तब आपको टिक करना होगा अंतःस्रावी ग्रंथि का। थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, इन सबके परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार से आपसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इतनी चीजें आपको ध्यान रख लेनी, बिल्कुल गांठ बांध लेनी। ठीक है, फिर बात करते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथियों की। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखें कि जो बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं
एंजाइम का स्त्रावण होता है और ये नलिका युक्त होती हैं, ध्यान रखना है। जो बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां होती हैं ये नलिका युक्त होती हैं और जो अंतः स्त्रावी ग्रंथियां होती हैं ये नलिका विहीन होती हैं। बाह्य स्त्रावी के एग्जाम्पल है स्वेद ग्रंथि, यकृत, दुग्ध ग्रंथि, तेल ग्रंथि। एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखते हैं, यहां से प्रश्न बनेगा। व्यवहारिक प्रश्न होता है दोस्तों ऐसा जो एग्जाम्पल से पूछा जाता है, जिसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब बात करते हैं मिश्रित ग्रंथि की। दोस्तों ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन एवं एंजाइम दोनों का स्त्रावण करती है। एग्जाम्पल क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय दोस्तों मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। इस चीज को आपको ध्यान रख लेना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहां से बन सकता है। फिर बात करते हैं दोस्तों प्रमुख ग्रंथियां और उनसे निकलने वाले हार्मोन की। यहां से भी प्रश्न बनता है भाई। पीयूष ग्रंथि सबसे पहले देखेंगे, मस्तिष्क में पाई जाती है, मटर के दाने के समान होती है। दोस्तों शरीर की दूसरी सबसे छोटी अंतः स्त्रावी ग्रंथि होती है। तीन चीजें समझ में आई, मस्तिष्क में पाई जाती है, शरीर की दूसरी सबसे छोटी अंतः स्त्रावी ग्रंथि होती है, नलिका विहीन होगी, अंतर स्त्रावी है तो मटर के दाने के जैसी दिखती है। और पीयूष ग्रंथि दोस्तों अन्य ग्रंथियों के हार्मोन को निकालने में मदद करती है, इसलिए इसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ध्यान रखना है। मास्टर ग्लैंड कैसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। और सर्वाधिक हार्मोन यहीं से निकलते हैं, 13 हार्मोन दोस्तों पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। कौन कौन से इनकी चर्चा भी कर लेते हैं, जो प्रमुख हार्मोन है उनकी। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे एसटीएच, इसे कहते हैं सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है, इसे हम वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। एसटीएच को दोस्तों हम कहते हैं वृद्धि हार्मोन। ठीक है, इसको आपको ध्यान रख लेना है। इसकी कमी से व्यक्ति बौना व अधिकता से भीमकाय हो जाता है। बहुत बौना और बहुत भीमकाय, दोनों दोस्तों वृद्धि हार्मोन से। ठीक, फिर MSH, इसको कहते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोस्तों यह हार्मोन त्वचा की सुरक्षा करता है, कमी से एडिसन रोग हो जाता है। इन रोग के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन दोस्तों यह गाय भैंस में दूध उत्पादन बढ़ावा देने के लिए, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए सहायक होता है। मनुष्य के अंदर यह हार्मोन दुख, दर्द, प्रेम, सोशल बॉन्डिंग आदि कराने में मदद करता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसे भी आप ध्यान रख लें। फिर बात करते हैं प्रोलैक्टिन की। यह वृद्धि हार्मोन है दोस्तों, जो गर्भावस्था में स्तनों की वृद्धि व दूध के स्त्रावण को प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। इन सब के नाम आपको जरूर ध्यान रखने हैं। फिर ADH दोस्तों एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसे वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है। इसकी कमी से यूरिन में सांद्रता आ जाती है, यूरिन में गाढ़ापन आ जाता है, इससे किडनी फेल होने का डर रहता है। ध्यान रखना है ADH हार्मोन के बारे में आपको। और ये सभी दोस्तों कहां से स्रावित होते हैं? मास्टर ग्लैंड से या मास्टर ग्रंथि से स्रावित होते हैं, जिसे हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि। उल्टा भी कर सकते हैं, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि, जहां से ये तमाम हार्मोन रिलीज होते हैं, जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं। फिर बात करते हैं पीनियल ग्रंथि की। यदि वीडियो में मजा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहां पर अपनी हाजिरी लगा सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है, बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आ रही हैं, ताकि हमें भी तो आपकी साइड से कोई मनोबल मिले। यार देखिए, इस क्रूशियल टाइम में मैं आपके लिए बैठ के वीडियो बना रहा हूं, समय का अभाव होता है, उसके बाद भी समय निकालकर जो समय मुझे बाकी चीजों में देना चाहिए, हेल्थ हाइट को ठीक ठाक रखने में, एक्सरसाइज करने में देना चाहिए, उन सारे समय को निकालकर मैं रात रात पर वीडियोस आपके लिए बनाता हूं। रिकॉर्ड करते करते और ज्यादा समय हो जाता है, फिर उससे सुबह लेट सोकर रखता हूं, सारी दिनचर्या दोस्तों इधर की उधर हो जाती है। तो आपसे थोड़े से सपोर्ट की अपेक्षा मैं कर सकता हूं, ठीक, क्योंकि जो समय मैं आपके लिए वीडियो में लगाता हूं वो अमूल्य समय होता है, और जो एक बार लगा दिया वो वापस भी नहीं आता। तो दोस्तों इतना आप कर सकते हैं, हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें। कम से कम मेरी वीडियो आप देखते हैं और वीडियो से आपको बेनिफिट होता है तो एक लाइक तो आपकी साइड से वीडियो के लिए बनता है, चैनल के लिए सब्सक्राइब भी बनता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपके फायदे की बात क्या है इसमें,
दोस्तों हमने अभी हाल ही में यूनिट 8 के लिए 9.5 घंटे की महामैराथन, कौन सी क्लास, महामैराथन क्लास लॉन्च करी हुई है, हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। यदि आप उसे देखते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 17 दिसंबर को जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम है, प्रीलिम्स का एग्जाम है, वो आपके लिए हमारा वीडियो, महामैराथन वीडियो वरदान साबित हो सकता है। मुझे विश्वास है उसमें से सारे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के फंसने वाले हैं। यदि वहां से नहीं फंसेगा तो कहीं से नहीं फंसेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एक एक पहलू पर हमने विस्तार से चर्चा करी है, काफी सारे फैक्ट्स, आपकी अपेक्षाओं से ज्यादा तथ्यों पर हमने उसमें बात कर ली है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, और आप देखेंगे तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको वीडियो बढ़िया लगेगी। आप खुद उस वीडियो को ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट करेंगे, कमेंट करेंगे, और बाकी विद्यार्थियों तक भी शेयर करेंगे जो आपकी ही तरह लगे हुए हैं 17 दिसंबर की तैयारी में। ठीक है, तो इतना आप जरूर कर दें हमारे लिए। बात करनी है पीनियल ग्रंथि की, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं भाई पीनियल ग्रंथि की। दोस्तों यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के थैलेमस भाग में होती है, ठीक, और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। पहला पॉइंट तो वहीं से निकल के आता है। और दोस्तों जैविक घड़ी की तरह पीनियल ग्रंथि काम करती है। इसे शरीर की तीसरी आंख भी कहा जाता है। ध्यान रखनी है कौन कौन सी चीजें अग्र मस्तिष्क के थैलेमस भाग में होती है, जैविक घड़ी की तरह काम करती है, और इस ग्रंथि को शरीर की तीसरी आंख भी कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इससे हार्मोन कौन सा स्रावित होता है, तो मेलाटोनिन हार्मोन। पीएम आप प्राइम मिनिस्टर से ध्यान कर लें, पी से पीनियल, एम से मेलाटोनिन हार्मोन। दोस्तों यह निद्रा चक्र को, स्लीप पैटर्न को नियंत्रित करता है, कौन सा, मेलाटोनिन हार्मोन। ये चीजें तो बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती है, आपको ध्यान रखना कि भाई कौन सा हार्मोन किस चीज को नियंत्रित करता है। हमने वृद्धि हार्मोन की बात की थी, यदि आप भूले ना हो तो कमेंट सेक्शन में नाम उसका जरूर बता दें। दोस्तों अंधेरे में इसका स्रावन अधिक व दिन में इसका स्रावन कम होता है। ठीक है, ध्यान रखें, अंधेरे में दोस्तों इसका स्रावन अधिक होता है, किसका, मेलाटोनिन हार्मोन का। दोस्तों बच्चों में इस हार्मोन का स्रावन ज्यादा होता है, बूढ़ों में कम होता है। जन्म से अंधा होने पर मेलाटोनिन हार्मोन के कारण जल्दी युवावस्था आ जाती है, ध्यान रखना है इस चीज को। फिर बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की। दोस्तों गले में स्थित होती है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड के बारे में। ठीक है, यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी कौन सी है, पीनियल है। सबसे बड़ी कौन सी है, थायराइड है। दोनों को ध्यान रखना है भाई। ठीक है, आकार एच के जैसा होता है। इसके द्वारा थायरॉक्सिन व कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होते हैं। थायरॉक्सिन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। कैल्सिटोसिन हार्मोन दोस्तों रक्त में कैल्शियम की मात्रा को अधिक हो जाती है जब, तब निकलता है कौन सा, कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सी से कैल्शियम आप वैसे भी लिंक कर लेंगे, रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर निकलता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन कहां से निकलते हैं, थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं, इतना भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखते हैं पैराथायराइड ग्रंथि को। दोस्तों यह गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है, इसकी संख्या 4 होती है, और पैराथार्मोन हार्मोन इससे निकलता है। ठीक है, क्यों, कब निकलता है, जब कैल्शियम की मात्रा की कमी आती है रक्त में, तब निकलता है पैराथायराइड, और जब अधिक होती है तो कैल्सिटोनिन निकलता है। इन दोनों चीजों को ध्यान रख लेना आप। ठीक, इसकी कमी से टिटेनी रोग व अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हड्डी में छिद्र हो जाता है। ध्यान रखना है आपको, पैराथायराइड हार्मोन से जब कम होता है टिटेनी, अधिक होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, हड्डी में छिद्र वाला रोग हो जाता है। फिर बात करते हैं थाइमस ग्रंथि की, कि भाई थाइमस ग्रंथि क्या होती है। दोस्तों यह छाती में स्टर्डम हड्डी के पीछे स्थित होती है। प्रतिरक्षी ग्रंथि इसे हम कहते हैं, ध्यान रखें, प्रतिरक्षी ग्रंथि किसे कहते हैं, थाइमस ग्रंथि को कहते हैं। यह ग्रंथि हमारे श्वेत रुधिर कणिकाओं को ट्रेनिंग देने का कार्य करती है। कौन सी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि क्या करती है, श्वेत रुधिर कणिकाओं को ट्रेनिंग देने का काम करती है। यह ग्रंथि बचपन में बड़ी व वयस्क अवस्था में बसा के जमाव के कारण लुप्त हो जाती है। कौन सी, थाइमस ग्रंथि। दोस्तों याद रखना है इसके बारे में क्या,
ये बचपन में तो बड़ी होती है, लेकिन वृद्ध या वयस्क अवस्था में बसा के कारण या बसा जमाव के कारण क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। इससे निकलने वाला हार्मोन थाइमोसिन कहलाता है। इसकी कमी से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। इन कुछ बिंदुओं को आप ध्यान रख लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत आराम आराम से हम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, बस रिवीजन पर कम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वही बात है, समय का अभाव है। आपने कहा था जल्दी जल्दी करा दे, इसलिए बिना रिवीजन के हम आगे बढ़ते हैं। अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि पर, किडनी के ऊपर स्थित होती है, इसको आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। प्रतिरक्षी किसे कहते हैं दोस्तों? थाइमस को कहते हैं। थाइमस को बोलते हैं प्रतिरक्षी। अधिवृक्क या एड्रिनल को कहते हैं आपातकालीन ग्रंथि। इससे क्या निकलता है दोस्तों? इससे निकलता है एड्रिनेलिन, जिसे हम कहते हैं एपिनेफ्रीन, और कार्टिसोल। दो हार्मोन निकलते हैं, एड्रिनेलिन और कार्टिसोल। दोस्तों एड्रिनेलिन हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। इसकी कमी से क्या होता है, अपने आप को दुखी समझते हैं, और दोस्तों ये हार्मोन क्रोध व रक्त दाब को नियंत्रित करता है। इस ग्रंथि के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स व भीतरी भाग को मेड्यूला कहते हैं। ये चीजें भी ध्यान रखनी। कॉर्टेक्स और मेड्यूला किसके भाग हैं? एड्रेनलिन और या अधिवृक्क ग्रंथि के भाग हैं। कौन से? कॉर्टेक्स और मेड्यूला। दोस्तों किडनी की कॉर्टेक्स भाग से कार्टिसोल हार्मोन निकलता है, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। भाई कितनी सारी चीजें जानने को हो गई इस ग्रंथि के बारे में और हार्मोन्स के बारे में, कि दोस्तों आपातकालीन ग्रंथि भी हम इसी को कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि को कहते हैं, और जो कार्टिसोल हार्मोन निकलता है उसे हम कह देते हैं जीवन रक्षक हार्मोन। ठीक है, ये तो फिर से वही फैक्ट है कि एड्रिनेलिन हार्मोन की कमी से मनुष्य अपने आप को दुखी समझने लगता है। ये चीज तो हमने जान ली है। अब हम बात करते हैं जनन ग्रंथियों की, ठीक है। दोस्तों महिला सेक्स हार्मोन को एस्ट्रोजन व पुरुष सेक्स हार्मोन को एंड्रोजन कहा जाता है। एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, ठीक, इतना ध्यान रखना है। पुरुष में वृषण की लैंगिक लैंडिंग कोशिकाएं से दोस्तों एंड्रोजन हार्मोन की उत्पत्ति होती है, ध्यान रखना है। पुरुष में वृषण की लैंडिंग कोशिकाओं से एंड्रोजन हार्मोन की उत्पत्ति होती है। एस्ट्रोजन महिलाओं के लिए और एंड्रोजन पुरुषों के लिए, तो आपको पता ही है। तो दोस्तों पुरुष में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है, और महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों एक हार्मोन और है रिलैक्सिन हार्मोन, ये प्रसव में मदद करता है। इन कुछ हार्मोन को आपको ध्यान रख लेना है। फिर बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि की। दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित अंतः व बाह्य ग्रंथि कहते हैं। इसकी चर्चा शुरुआत में हमने कर ली है, आपको समझ आ रही होगी चीजें। अग्नाशय में दोस्तों अल्फा, बीटा, डेल्टा व एफ कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनको ध्यान रख लेना, प्रश्न बन जाएगा डेल्टा कोशिकाएं निम्न में से कहां टिक करना होगा अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। फिर अगला बिंदु क्या है, अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका के लैगरहैंस द्वीप से इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है। बीटा कोशिका के लैगरहैंस द्वीप, इसे आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस कहते हैं। दोस्तों अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगन और डेल्टा कोशिकाओं से सेमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्रावन होता है। इंसुलिन की कमी से दोस्तों मधुमेह नामक रोग हो जाता है, वह अधिकता से हाइपोग्लासिया रोग होता है, ध्यान रखना है। मधुमेह तो होता है कमी से, जैसे हम शुगर कह देते हैं भाई, डायबिटीज, ठीक है, और अधिकता से हाइपोग्लासीनिया रोग हो जाता है। इंसुलिन में दोस्तों जस्ता धातु उपस्थित होती है, ये भी ध्यान रखना, जस्ता धातु इंसुलिन में उपस्थित होती है। इतना आपको ध्यान रख लेना है, ताकि यदि प्रश्न यहां से बने तो कम से कम उसे तो आप गलत ना करें, ठीक है। और ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो सबको जान लेना बेहद आवश्यक है, ठीक। फिर बात करते हैं एग्जाम प्रीमियर लीग की, जहां पर आपके लिए कुछ नए तथ्यों को जानने का अवसर प्राप्त होगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लेक्राइमल ग्रंथि की। दोस्तों नेत्रों में पाई जाती है और जिसके द्वारा क्या होता है, आंसू का स्रावन होता है, लेक्राइमल ग्रंथि। फिर श्लेष्म ग्रंथि दोस्तों नाक, श्वास नली, ट्रैकिया और आमाशय में
श्लेष्म का स्त्रावण करती है। कौन सी ग्रंथि? श्लेष्म ग्रंथि, म्यूकस ग्लैंड। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। सबसे छोटी कौन सी है? कमेंट में बताएं, चर्चा कर चुके हैं। नीचे ही लिखा है दोस्तों, सबसे छोटी कौन सी है? पीनियल है। बिल्कुल ना बताएं कमेंट में। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है, इसकी भी चर्चा की हुई है। और दोस्तों बेबर ग्रंथि कौन सी ग्रंथि? ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बेबर ग्रंथि जीभ में स्थित होती है, जो लार का संग्रहण करती है। बेबर ग्रंथि जीभ में होती है। हमने चर्चा कर ली है। अब बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र की। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं भाई इसके बारे में। दोस्तों शरीर द्वारा अवांछनीय पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता। सीधी सी बात है, बेसिक कॉमन सेंस कहता है। यह अवांछनीय पदार्थ उपापचयी क्रिया के दौरान निर्मित होते हैं। मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है उसके बाद ये निर्मित होते हैं। और साधारण अर्थों में उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थों जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल के निष्कासन से होता है। नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ हम समझ गए हैं, इनसे ही तात्पर्य होता है उत्सर्जन का। ठीक है, होता क्या है भाई, जो उपापचय क्रिया के दौरान अवांछनीय पदार्थ बनते हैं उनको उत्सर्जन करना होता है। अब देख लेते हैं भाई उपापचयी प्रक्रिया होती क्या है दोस्तों। ठीक है, बस ध्यान से सुनते रहिए दोस्तों। सजीवों के शरीर में होने वाली सभी जैविक रासायनिक क्रियाएं, इन्हें संयुक्त रूप से कहते हैं उपापचय। सजीवों के शरीर में जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको सामूहिक रूप से हम कहते हैं क्या? उपापचय। इसके अंतर्गत दो प्रकार की क्रिया होती हैं, एक होती है उपचय, एक होती है अपचय। उपचय को इंग्लिश में कहते हैं एनाबॉलिज्म, अपचय को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। अब इनको जान लेते हैं कि उपचय क्या है। दोस्तों साधारण अणु को जटिल अणु में बदलने की क्रिया कहलाती है उपचय। साधारण अणु को जटिल अणु में बदलने की प्रक्रिया होती है उपचय। उदाहरण प्रोटीन का संश्लेषण, अमीनो एसिड से प्रोटीन का बनना उपचय का उदाहरण है। और दोस्तों जटिल अणु को सरल अणु में बदलने की क्रिया को हम कहते हैं अपचय। अमीनो एसिड से प्रोटीन, प्रोटीन से अमीनो एसिड में बदलना, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता था उसे कहते हैं उपचय। हम बना रहे हैं साधारण को जटिल, अपचय में हम जटिल को सरल बना रहे हैं, प्रोटीन से अमीनो एसिड का बनना। ठीक, फिर उत्सर्जी पदार्थ को देख लेते हैं जिसमें अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया और ग्वानिन शामिल है। इनकी भी हम यहाँ पर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेनी है। अमोनियोत्सर्गी की बात करें दोस्तों, ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, मछली और जलीय जंतु। आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पल, मछली, जलीय जंतु दोस्तों, अमोनिया। ठीक, फिर यूरोत्सर्जी, ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, मनुष्य और अन्य स्तनधारी, जानते हैं हम। फिर यूरिकोत्सर्जी, ऐसे जीव जो यूरिक अम्ल, यूरियो और यूरिको, इनमें अंतर समझना है। यूरियो जो यूरिया का करते हैं, यूरिको जो यूरिक अम्ल का करते हैं। इसमें पक्षी और कीट वर्ग आ गए उड़ने वाले। ठीक है, फिर दोस्तों ग्वानोत्सर्गी, कौन से? ऐसे जीव जो ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं, बिच्छू, केकड़ा, मकड़ी, इनको ध्यान रखें। फिर नोट दोस्तों, मेढक लार्वा के समय अमोनिया का, वयस्क अवस्था में यूरिया का, वृद्ध अवस्था में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। मेंढक तो गजब ही कर रहा है, पहले अमोनिया का, फिर यूरिया का, फिर यूरिक अम्ल का। ठीक, उत्सर्जन करता है कौन? मेढक। लार्वा के समय अमोनिया, वयस्क अवस्था में यूरिया और वृद्ध अवस्था में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। फिर देखते हैं उत्सर्जी अंगों को, जिसमें सबसे पहले फेफड़ा, यकृत, त्वचा, किडनी की चर्चा एक एक करके कर लेनी है। चलिए फेफड़े से शुरुआत करते हैं। शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। लहसुन, प्याज और मूली के वाष्पशील घटक भी फेफड़े के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। और यकृत दोस्तों शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि और दूसरा सबसे बड़ा अंग है। ध्यान रखना है, सबसे लंबी ग्रंथि है यकृत और दूसरा सबसे बड़ा अंग है। दोस्तों करता क्या है, कोशिकाओं के अंदर ही अमीनो अम्ल से यूरिया का निर्माण होता है। और दोस्तों यकृत पित्त रस का उत्सर्जन करता है। फिर बात करते हैं दोस्तों त्वचा की। शरीर का सबसे बड़ा अंग है, पहला फैक्ट आप यही ध्यान रखें। त्वचा से श्वेत ग्रंथियों द्वारा पसीना व अन्य लवणों का उत्सर्जन होता है। पसीने में मुख्य पदार्थ सोडियम क्लोराइड NaCl होता है और यह मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। व्यवहारिक प्रश्न है, सबको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप ध्यान रख लें। फिर दोस्तों गुर्दे या किडनी की बात करें, वृक्क की बात करें, दोस्तों किडनी जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थों का
उत्सर्जन करने के लिए प्रमुख अंग है। वजन होता है 120 से 170 ग्राम, लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 5 से 7 सेंटीमीटर। किडनी के अध्ययन को कहते हैं नेफ्रोलॉजी। ठीक, इसको भी ध्यान रखना है। किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। दोस्तों किडनी की सबसे छोटी इकाई को नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं। ध्यान रखना, हिंदी इंग्लिश दोनों में वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं किडनी की सबसे छोटी इकाई को। इनकी संख्या होती है 10 से 12 लाख। ठीक, यहाँ इस डायग्राम को आप देख सकते हैं। किडनी के मुख्य कार्य दोस्तों रक्त को फिल्टर कर, जबकि लंग्स का काम रक्त को शुद्ध करना होता है। अब ध्यान रखना, तो फिल्टर और प्योर करने में किडनी करती है रक्त को फिल्टर, छानती है। लंग्स करता है रक्त को प्यूरिफाई। ठीक, दोनों में अंतर समझना है। ऑक्सीजन घोल देता है कौन? फेफड़ा। ठीक, और किडनी करती क्या है? इम्प्योरिटीज को फिल्टर कर देती है। किडनी का आंतरिक भाग मेडुला और बाह्य भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। एड्रेनल ग्रंथि कॉर्टेक्स पर स्थित होती है, पहले चर्चा की हुई है हमने। दोस्तों मनुष्य में प्रायः 2 किडनियां होती हैं, इनका आकार सैम के बीज के समान होता है। इस प्रकार से सैम का बीज भी दिखता है। दोस्तों किडनी की रिनल धमनी हृदय से किडनी तक अशुद्ध रक्त को ले जाती है। अब आपको यहाँ पर निरल धमनी का नाम भी ध्यान रखना। किडनी में होती है, करती क्या है? किडनी से हृदय से दोस्तों करती क्या है? हृदय से अशुद्ध रक्त को हृदय से कहां तक लाती है? किडनी तक लेके आती है। दोस्तों किडनी की रिनल शिरा किडनी से हृदय तक शुद्ध रक्त को ले जाती है। ये कौन सी? यहां पर 2 प्रकार की ग्रंथियां देखनी है आपको। एक होगी रिनल धमनी, धमनी क्या कर रही है? अशुद्ध रक्त को ले जा रही है। और यहां पर शिरा भी होती है, कौन सी? रिनल शिरा। वो करती क्या है? किडनी से हृदय तक शुद्ध रक्त को लेकर जाती है। इन 2 चीजों को याद रखना है। अब बात करते हैं यूरिन का संगठन। दोस्तों नेफ्रॉन या वृक्क नलिका में रुधिर से छनकर आए जल एवं शेष उत्सर्जी पदार्थों को यूरिन कहा जाता है। यूरिन में 96% जल, 2% यूरिया व 2% अन्य पदार्थ सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, अमोनियम, आयोडीन, नाइट्रोजन आदि पाए जाते हैं। मोटे तौर पर क्या? 96% जल, 2% यूरिया, इन 2 को आप ध्यान रख लें। बाकी 2% अन्य पदार्थ सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम आदि पाए जाते हैं। फिर दोस्तों 100 ml यूरिन में यूरिया की मात्रा लगभग 2 ग्राम होती है। यूरिन दोस्तों पीला रंग जो होता है यूरिन का, यूरोक्रोम के कारण होता है। दोस्तों गंध का कारण होता है यूरिनोड। एक सामान्य व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनाता है। प्रकृति अम्लीय होती है, 5 से 6 के मध्य होती है। दोस्तों अल्कोहल, चाय, कॉफी पीने के बाद यूरिन की मात्रा डाईयूरेटिक्स के कारण बढ़ जाती है, ध्यान रखना है। दारू, अल्कोहल, चाय, कॉफी, ये सब पीने वाले जो व्यक्ति हैं या जो भी पीते हैं, ये सब पीने के बाद यूरिन की मात्रा डाईयूरेटिक्स के कारण बढ़ जाती है, ध्यान रखना है। ये सब पी लेगा इंसान तो यूरिन की मात्रा फिर बढ़ने लग जाती है। इस चीज को ध्यान रखें। व्यवहारिक प्रश्न है इसलिए मैंने आपको बताया। चाय कॉफी सब लोग पीते हैं, कुछ लोग हो सकता है अल्कोहल कंज्यूम भी करते हो, जो कि सेहत के लिए बेहद हानिकारक होता है। डिस्क्लेमर भी मैंने लगा दिया। ठीक, फिर बात करते हैं विभिन्न जंतुओं के उत्सर्जी अंग। केचुआ और एनिलिडा वर्ग दोस्तों इनका उत्सर्जी अंग है नेफ्रीडिया। इन्हें आपको ध्यान रखना है। केचुआ दोस्तों या एनिलिडा वर्ग का है नेफ्रीडिया। पक्षी और स्तनधारी दोस्तों किडनी। मोलस्का का है केवर्स कोशिका। तो दोस्तों बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस का कौन सा है? फ्लेम सेल, ज्वाला कोशिका। और एस्केहेल्मिन्थीस इनका है रेनट कोशिका। प्लेटीहेल्मिन्थीस का है फ्लेम और एस्केहेल्मिन्थीस का है रेनट कोशिका। फिर कॉकरोच आर्थ्रोपोडा का दोस्तों कौन है? मालफिजियन ट्यूब, कॉकरोच और आर्थ्रोपोडा। फिर केकड़ा में दोस्तों कोक्सल ग्रंथि होती है। क्या? उत्सर्जी अंग। इन्हें आप फिर से सुन लें यदि आपको चीजें ध्यान नहीं है तो, ठीक है, ताकि एग्जाम में चीजें गलत ना हो। यहाँ पर रिवीजन मुझे कराना थोड़ा सा संभव नहीं होगा क्योंकि सारी चीजों को जल्दी कवर करना है। फिर बात करते हैं किडनी से संबंधित रोगों की। सबसे पहले यूरीमिया। इसमें क्या होता है? यूरिया में, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। यूरीमिया में क्या? रक्त में यूरिया बढ़ जाता है। इससे लाल रक्त कणिकाओं का आकार बढ़ा हो जाता है। फिर दोस्तों गुर्दे की पथरी।
इस रोग में किडनी में कैल्शियम ऑक्जिलेट जमा हो जाता है, जिससे यूरिन के रास्ते में रुकावट आती है। फिर लिथोट्रिप्सी, इस टेक्निक का उपयोग पथरी के उपचार में करते हैं। गठिया में रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जोड़ों में दर्द होता है। अब तो समझ में आया होगा दोस्तों, यूरिक एसिड इसकी मात्रा बढ़ जाती है तभी जोड़ों में दर्द होता है, इसी को कहते हैं गठिया। ठीक है। फिर एडिशन रोग दोस्तों, यूरिन में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। जब सोडियम बढ़ जाएगा तो उसे हम कह देंगे एडिशन, सोडियम ऐड हो गया। फिर हेमेटर दोस्तों, यूरिन में रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। दो चीजें ध्यान रखनी है, एक याद रखना है हेमेटर, क्या रखना है हेमेटर, और एक याद रखना है यूरीमिया। अब हेमेटर क्या है, जब यूरिन में रक्त की मात्रा बढ़ जाए, रक्त की जगह आप हीमोग्लोबिन का यूज करें, तो H से हीमोग्लोबिन, H से हेमेटर हो जाएगा। याद करने के लिए बस मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है। तो जब यूरिन में हीमोग्लोबिन बढ़ जाए तो हेमेटर हो गया, और जब यूरिन में हीमोग्लोबिन बढ़ जाए तो हेमेटर हो गया, और जब रक्त में यूरिया बढ़ जाए तो यूरीमिया हो गया। यूरिया से यूरीमिया याद कर लो, हीमोग्लोबिन से हेमेटर याद कर लो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस याद रखना हेमेटर में क्या हो रहा है, यूरिन में मिल रहा है, और यूरीमिया हमें रक्त में मिल रहा है। ठीक है। फिर दोस्तों डायलिसिस, किडनी खराब होने के कारण कृत्रिम विधि से रक्त को फिल्टर करना डायलिसिस कहलाता है। सर्कुलेशन फॉर्म में होता है, आप वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि आखिर डायलिसिस होता कैसे है। और दोस्तों प्रत्येक वर्ष किडनी दिवस मार्च माह में मनाया जाता है, ध्यान रख भी सकते हैं, आपकी इच्छा है। पहला सफल किडनी ट्रांसप्लांट पीटर बेट के द्वारा वर्ष 1954, कब, 4 मार्च। इसे ध्यान रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, आपकी स्वेच्छा है। बाकी जो फैक्ट्स मैंने आपको बोले उन सबको ध्यान रखना है, वो याद हो जाए तो वैसे भी ध्यान रखें। ठीक है। इसके बाद बात की जाएगी मानव जनन तंत्र की, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, विस्तार से इसकी चर्चा करनी है, फिर हम अपने नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। एमसीक्यू को लगाने के बाद इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं मानव जनन तंत्र की। तो दोस्तों पुरुष व स्त्रियों में जनन से संबंधित संरचनाएं अलग अलग होती हैं, जो एक विशिष्टीकृत नर तथा मादा जनन तंत्र बनाती हैं। ठीक है। मनुष्यों के जीवन में जनन तंत्र निश्चित आयु पर क्रियाशील होता है, जिसे यौवन आरंभ कहते हैं, यौवन आरंभ कहते हैं। सामान्यतः लड़कों में यौवन आरंभ 15 से 18 वर्ष की उम्र में, और लड़कियों में 12 से 13 वर्ष की उम्र में होता है। लड़कों में बाद में और लड़कियों में थोड़ा पहले यौवन आरंभ हो जाता है। फिर बात करते हैं नर जनन तंत्र की। तो दोस्तों नर प्रजनन तंत्र में निम्न प्रमुख अंग होते हैं, जिसमें शामिल है वृषण, शुक्राणु, शिशिन और वीर्य। एक एक करके इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वृषण की, टेस्टिस की। ठीक है। तो दोस्तों पुरुष में शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण अंडकोश में स्थित 2 वृषणों में होता है। ठीक, यह अंतःस्रावी ग्रंथि है जो अंडाकार होती है एवं पेरिटोनियम नामक झिल्ली से घिरी रहती है। पेरिटोनियम झिल्ली आपको ध्यान रखना है। इसका कार्य शुक्राणु तथा नर हार्मोन्स उत्पन्न करना होता है। फिर बात करते हैं शुक्राणु की, स्पर्म की। दोस्तों इसकी लंबाई 5 माइक्रोन होती है। यह 3 भागों में वर्गीकृत होता है, सिर, ग्रीवा और पुच्छ या पूंछ बोल सकते हैं आप। ठीक दोस्तों शुक्राणु शरीर में 30 दिन तक जीवित रहते हैं, जबकि मैथुन के बाद स्त्रियों में अधिकतम 7 दिन तक जीवित रहते हैं। शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है, इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों शिशिन की। दोस्तों शिशिन पुरुषों का संभोग करने वाला अंग होता है। इसके माध्यम से ही शुक्राणु मादा के प्रजनन तंत्र में पहुंचते हैं। फिर बात करते हैं वीर्य की या सीमन की। दोस्तों मूत्र मार्ग के दोनों ओर मटर के दाने के समान ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसे काउपर ग्रंथि कहते हैं। दोस्तों यह क्षारीय द्रव को स्रावित करते हैं, जिसे हम कहते हैं वीर्य। ठीक है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम साइट्रेट तथा कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। दोस्तों मनुष्य के एक स्खलन में लगभग 1 चम्मच के बराबर वीर्य निकलता है, जिसमें लगभग 20 से 40 लाख तक शुक्राणु होते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं मादा जनन तंत्र की। इसमें दोस्तों निम्नलिखित अंग होते हैं मादा जनन तंत्र में। ठीक, अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनियां,
योनि। ठीक, इनकी भी चर्चा हम एक एक करके कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंडाशय की, ओवरीज की। ठीक, नारी के वृक्क के पास उदर गुहा में एक जोड़ी अंडाशय होता है। स्त्री युग्मक अंडाणु का उत्पादन और एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करना इसका मुख्य कार्य होता है। किसका काम होता है? अंडाशय का होता है। एस्ट्रोजन अंडाणु का उत्पादन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करना। अंडाशय में दोस्तों 40,000 से 2 लाख अपरिपक्व पुटक होते हैं, किंतु पूरे जीवन काल में 500 से कम पुटक ही परिपक्व होते हैं। ठीक है, पुटक के परिपक्व होने में दोस्तों 28 से 30 दिन लगते हैं। अब बात करते हैं अंडवाहिनियों की, फेलोपियन ट्यूब्स की। दोस्तों अंडाशय के पीछे एक कीप जैसी संरचना होती है जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में ही संपन्न होती है, इस फैक्ट को आप ध्यान रख सकते हैं। फिर बात करते हैं गर्भाशय की। दोस्तों यह पेशियों का बना नाशपाती के आकार का एक अंग होता है। कौन सा? गर्भाशय, जिसमें भ्रूण का भरण पोषण होता है। यह मूत्र के पीछे और मलाशय के आगे स्थित होता है, जो कि योनि में खुलता है। ठीक, भ्रूण का भरण पोषण कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है, इसे ध्यान रखना है। अब बात करते हैं योनि की। दोस्तों योनि एक नलाकार संरचना होती है। दोस्तों स्त्री में मूत्र मार्ग और योनि छिद्र अलग अलग होते हैं। यह 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। शुक्राणु योनि के माध्यम से गर्भाशय में पहुंचते हैं, जहां डिंब का निषेचन होता है। ध्यान रखना, शुक्राणु योनि के माध्यम से गर्भाशय में पहुंचता है ये, और गर्भाशय में दोस्तों क्या होता है? डिंब का निषेचन होता है। फिर बात करते हैं लैंगिक जनन की। आखिर लैंगिक जनन होता क्या है? दोस्तों प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें 2 युग्मकों के मिलने से बनी रचना, युग्मज या जाइगोट द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, इसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। 2 युग्मकों के मिलने से युग्मज या जाइगोट, इसके द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, इसे कहते हैं लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन दोस्तों अधिकांश जंतुओं में प्रजनन की क्रिया के लिए निषेचन, शुक्राणु का अंडा से मिलना अनिवार्य है, परंतु कुछ ऐसे भी जंतु हैं जिनमें बिना निषेचन के प्रजनन हो जाता है। इसको हम कहते हैं अनिषेक जनन या अलैंगिक जनन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं दोस्तों प्रजनन तंत्र से संबंधित अन्य तथ्यों की। दोस्तों टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया में निषेचन बाहर और भ्रूण का विकास आंतरिक होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। दोस्तों पुरुष की नसबंदी को कहते हैं बैक्सेक्टोमी। पुरुष की नसबंदी को क्या कहते हैं? बैसेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। अंडोत्सर्ग काल में डिंब और शुक्राणु के मिलने पर निषेचन होता है, जिससे से युग्मज बनता है। निषेचन की पहचान दोस्तों ऋतुस्राव की अनुपस्थिति में होती है। ऋतुस्राव दोस्तों इसे रजोधर्म या मासिक धर्म भी कहा जाता है। ठीक, मेंसुरेशन। ऋतुस्राव स्त्रियों में 12 से 14 वर्ष से आरंभ होकर 45 से 50 वर्ष की आयु तक रहता है। एक निश्चित उम्र के बाद ऋतुस्राव बंद हो जाता है, जिसे रजो निवृत्ति भी कहते हैं। उम्र होती है 45 से 50 वर्ष। फिर बात करते हैं गर्भ निरोधक की विधियों में शामिल है कंडोम का प्रयोग, कॉपर टी का उपयोग, संयुक्त मौखिक गर्भ निरोधक गोली, फैलोपियन नली का अवरुद्धीकरण जिसे हम नसबंदी कहते हैं। दोस्तों महिला सेक्स हार्मोन को एस्ट्रोजन और पुरुष सेक्स हार्मोन को एंड्रोजन कहते हैं। शुरुआत में इसकी हमने चर्चा की थी। पुरुष में वृषण की सटोली कोशिकाएं एंड्रोजन हार्मोन को उत्पन्न करने में सहायक होती है। और दोस्तों यह प्रश्न एमपीपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है। कौन? तो सटोली कोशिकाओं के संबंध में, कि वृषण की सटोली कोशिकाएं वृषण में पाई जाती हैं। और दोस्तों ये कोशिकाएं एंड्रोजन हार्मोन को उत्पन्न करने में सहायक होती है। फिर दोस्तों एमनियोसेंटोसिस भ्रूण लिंग निर्धारण की एक विधि है। एमनियोसेंटोसिस क्या है? भ्रूण लिंग निर्धारण की एक विधि है। दोस्तों बच्चों में लिंग निर्धारण के लिए पिता के गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं, इस चीज को भी आप ध्यान रखें। और अल्ट्रासाउंड का उपयोग गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किया जाता है। प्रश्न बन गया कि भाई शिशु के विकास की जानकारी यदि आपको गर्भाशय में लगानी है किस प्रकार से है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, आप अल्ट्रासाउंड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं कि आखिर बायोलॉजी में किसको क्या कहते हैं। पहले हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कंसाइज करके समराइज वे में लिखा हुआ है कि कोशिका का पावर हाउस, कोशिका की कोशिका दोनों कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं केंद्रक को,
जीवन का भौतिक आधार होता है जीव द्रव्य। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। कोशिका का यातायात प्रबंधक गोल्जी का है। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। कोशिका का परमाणु बम लाइसोसोम। ध्यान रखना है आत्महत्या की थैली और परमाणु बम दोस्तों, परमाणु बम से आत्महत्या हो जाएगी, इसलिए दोनों लाइसोसोम है, ध्यान रखना है। यातायात प्रबंधक गोल्जी का है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम है। जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य, चर्चा कर चुके हैं। कोशिका का अंतः कंकाल तंत्र एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे ध्यान रखें, भूलना नहीं है। करेंसी ऑफ एनर्जी एटीपी, फुल फॉर्म आप बताएंगे। आपातकालीन हार्मोनिया ग्रंथि है एड्रेलिन। मास्टर ग्रंथि पीयूष। शरीर की तीसरी आंख पीनियल ग्रंथि, ध्यान रखना है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन एड्रेलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, कमेंट में बताना है। शरीर की आर्मी दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाओं को कहते हैं। हृदय का पेस मेकर होता है एस ए नोड, चर्चा कर चुके हैं, फुल फॉर्म बताएं। पेस सेटर होता है ए बी नोड। दोस्तों पौधों की रसोई को कैसे कहते हैं, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। ठीक, बाकी सारी दोस्तों ये पुस्तकें हैं, ये भी परीक्षाधाम पब्लिकेशन की हैं, और जिस टॉपिक की पुस्तक है उस टॉपिक में सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। एमपी वस्तुनिष्ठ, कंप्यूटर परीक्षाधाम, आयोग परीक्षाधाम और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अच्छी बात क्या है, निरंतर अपडेट होती रहती है, तो बीच बीच में जो नई चीजें आती हैं वो इनके टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाती हैं, तो इसलिए बहुत बढ़िया पुस्तकें हैं स्टूडेंट के परिप्रेक्ष्य में। अब बात करते हैं इस टॉपिक के संबंध में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। सबसे पहले, शरीर के किस अंग में पित्त स्त्रवण होता है, यकृत में होता है। एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। HCl स्त्रवण आमाशय में होता है। दूध के दांत की संख्या 20 होती है। मानव कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या 206, वास्तव में 300 के आसपास होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, ध्यान रखना दोस्तों, सबसे ज्यादा कैल्शियम फास्फेट। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है, कूल्हे के जोड़ों का प्रतिस्थापन है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, कहाँ पाई जाती है बताएंगे। अस्थि को, किसको, अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ने वाली संरचना टेंडन कहलाती है। फिर अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। रक्त के प्रमुख कार्य होते हैं दोस्तों परिवहन, सुरक्षा, विनिमय, सभी होते हैं। दोस्तों लाल रक्त कणिका को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है एरिथ्रोसाइट कहते हैं लाल रक्त कणिकाओं को। श्वेत को क्या कहते हैं, कमेंट में बताएं। आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन या डेज। ठीक, फिर दोस्तों स्तनियों में रक्त का रंग लाल किस वजह से होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है, ल्यूकेमिया होता है। दोस्तों थैलेसीमिया दिवस, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाते हैं, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 8 मई, 12 मई, 15 मई, 18 मई। दोस्तों 8 मई को मनाते हैं, 19 ऑप्शन नंबर 1। फिर प्रश्न क्रमांक 20, प्लेटलेट्स की संख्या किस रोग के अत्यधिक कम हो जाती है, तो डेंगू में दोस्तों प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। दोस्तों किस रोग को रॉयल डिसीज कहते हैं, तो हीमोफीलिया को कहते हैं। दोस्तों वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को रक्त दे सकता है जिसका रक्त वर्ग हो, कोई भी किसी को भी दे लेगा भाई जिसका ए बी पॉजिटिव, ए बी रक्त ग्रुप है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियामक हाइपोथैलेमस, चर्चा कर चुके हैं, थैला से हमने किया था। कोई चीज गर्म ठंडी लगती है थैले में डाल देते हैं। मस्तिष्क जिम्मेदार होता है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण, शरीर का संतुलन, सभी के लिए ही होता है भाई। फिर मस्तिष्क संबंधी रोग, मस्तिष्क संबंधी किस रोग के अंतर्गत संपूर्ण शरीर में कंपन उत्पन्न होता है, पार्किंसन। सबकी चर्चा हमने की है, वीडियो नहीं देखे पिछले तो जरूर देखें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। फिर मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्री कहाँ पाई जाते हैं, तो 12 जोड़ी। इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों, आइलेट्स ऑफ लेगरहैंस के द्वारा होता है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, एड्रिनलिन कहलाता है, दोस्तों चर्चा कर चुके हैं। फिर किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ती है व उत्तेजना का अनुभव होता है, तो एड्रिनलिन, इसको भी ध्यान रखना है। दोस्तों शरीर में शुद्ध रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस होती है, चर्चा की हुई है। फिर मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से, कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से। कंफ्यूज नहीं होना, व्यवहारिक क्वेश्चन है। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। इम्यूनोलॉजी के जनक हैं एडवर्ड जेनर, इनका नाम आपको ध्यान रख लेना है, सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और दोस्तों एक बात और साथ ही साथ आपको ध्यान रखनी है, जो भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ इस पुस्तक की आंसर की के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि इतने जल्दी यदि किसी उसमें डाउट भी आता है आपको, तो इतने जल्दी सारा वीडियो बनाना होता है, तुरंत इंसान सर्च करने तो बैठेगा नहीं। किसी में मान लो डाउट होता है तो आपको ऐसा लगता है कि कई बार टाइपिंग मिस्टेक के कारण ऑप्शंस ए बी सी इधर उधर हो जाते हैं, डी का डी का भी सुन लेता है इंसान। तो कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बता सकते हैं कि सर यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, अदरवाइज सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। कभी कभार ऐसा रहता है
कि प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण ऑप्शन बी का डी सुन लिया, डी का बी सुन लिया, कई बार बोल के टाइपिंग होती है तो इस कारण से। बाकी आंसर में ऐसी मिस्टेक्स जनरली देखने को नहीं मिलती। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं भाई? माइटोकॉन्ड्रिया हुआ था, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वॉटसन तथा क्रिक ने किया था। दोस्तों कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? तो लवक। नॉक नी सिंड्रोम किसके कारण? फ्लोराइड के कारण। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। दोस्तों एंड्रोजन हार्मोन को निकालने में सहायक होती हैं सटोली कोशिकाएं, ध्यान रखना है। फिर एलिजा परीक्षण किया जाता है एड्स पहचानने के लिए। एलिसा का फुल फॉर्म बताएं, एचआईवी का फुल फॉर्म बताएं, ठीक, ये सब फुल फॉर्म बताएं। मेडिकल की भाषा में गोल्डन आवर किसे कहते हैं? दिल का दौरा पड़ने के बाद पहले घंटे को कहते हैं हम क्या? गोल्डन आवर। फिर बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 42। 1952 में स्थापित इंडियन वायरोलॉजी कहाँ है? पुणे में है। मानव मस्तिष्क के निम्न में से कौन सा एक उल्टी का नियामक होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, व्यवहारिक प्रश्न ध्यान रखना। उल्टी नियामक मेडुला ऑब्लांगेटा। मानव में गुर्दे निम्न में से किस प्रणाली के अंग है? तो एक्सक्रीशन के अंग है। डायलिसिस किससे संबंधित है? वृक्क से संबंधित है। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, क्यों? नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं, मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं, जिसमें रक्त संचरण नहीं होता। द्रव्य मतलब पदार्थ, द्रव मतलब लिक्विड, इसको ध्यान रखना है। स्तनधारियों में श्वसन फेफड़ों से होता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप अपने मशीन पे भी देखा होगा, ऐसा इस तरीके से लिखा आता है MMH जी, ठीक है। किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता होता है? तो O ब्लड ग्रुप। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो ओमेगा 3, ठीक। फिर एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है पेनिसिलिन। फिर कच्चे फल को पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग करते, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग है परागकोश। इंसुलिन दोस्तों प्रोटीन होता है। 2,4-D क्या है? एक खरपतवार नाशी है, ध्यान रख लेना इसको यदि आपको पता ना हो तो। अफीम का वानस्पतिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। फिर प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज से क्या निकलता है? सल्फोनिक अम्ल निकलता है। निम्न में से कौन सी औषधीय फसल है? तो धृत कुमारी औषधीय फसल है। आलू क्या है? कंद है। लौंग है दोस्तों सूखे पुष्पकली। ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं, इनको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। यदि आप मजाक करेंगे तो एग्जाम आपके साथ मजाक कर देगा, नहीं तो ध्यान रखना इस चीज को। आपने मजाक आज कर ली तो एग्जाम पर आपके साथ मजाक कर देगा, इसलिए आपको मजाक नहीं करना, ध्यान से पढ़ना है ताकि आपके साथ मजाक ना हो पाए। तो गोवा प्लान को साकार करने वाले तथ्यों की हम बात करते हैं। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र, जीव के पीछे का हिस्सा पश्च भाग होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य रूप से मनुष्य की मुख गुहा में प्रारंभ होता है। इधर ही से होता है दोस्तों, मुख्य रूप से क्या होता है? सीधा सीधा पढ़े ना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मनुष्य की मुख गुहा में प्रारंभ होता है। AB ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर या सर्वग्राही कहते हैं। किसको? AB को। O को क्या कहते हैं? सर्वदाता। रक्त देते समय ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH कारक भी एक जैसे होने चाहिए। दोस्तों मनुष्य में बड़ा जोली कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं और शरीर का तापक्रम नियंत्रण करने का कार्य मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस द्वारा किया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। मानव शरीर में अंतःस्त्रावी और बाह्यस्त्रावी दोनों ग्रंथियों का उदाहरण कौन सा? अग्नाशय, चर्चा कर ली है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है। इंसुलिन में जस्ता धातु पाई जाती है, ध्यान रखना है, जस्ता धातु पाई जाती है इंसुलिन में, अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है। और दोस्तों आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन है। दोस्तों एक बात और आप ध्यान रखें, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कमेंट सेक्शन में अलग अलग, आप आंसर देते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप हमें समरी बता दें सारी, मैंने वीडियो बनाई, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप कमेंट सेक्शन में नोट करते चलें। और कोई नया व्यक्ति समरी बनाना चाहे तो कमेंट सेक्शन को एक बार पढ़ के रिवाइज करें, फिर कुछ नए पॉइंट जो किसी और की समरी में छूटे उनको इंक्लूड कर दे। इस प्रकार से आप करेंगे तो भी ज़्यादा खुशी मुझे भी होगी, आपका रिवीजन होगा और बाकी अभ्यर्थी जो कमेंट सेक्शन में जाते हैं उनको नॉलेज बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये भी पता लग जाएगा कि आखिर वीडियो में किन किन बिंदुओं पर बात की जा रही है, तो सबको फायदा होगा, आपका भी, हमारा भी, सब लोग का। मुझे खुशी होगी, वैसा फायदा कमेंट सेक्शन से मुझे कुछ ऐसा है नहीं, करेंगे तो मुझे खुशी मिलती है, मनोबल मिलता है कि हाँ भाई जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, पूछे गए प्रश्न पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दायर कर रहे हैं, इस बात की बहुत खुशी होती है। इसलिए बार बार वीडियो भी आ जाते हैं, नहीं तो वीडियो इतनी फ्रिक्वेंटली तुरंत आपके बोलने पर नहीं आ पाते क्योंकि मनोबल ही नहीं मिल पाता, सीधी सी बात है। तो आप सपोर्ट करेंगे, आप कनेक्ट करेंगे हमसे, हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है।
फिर महिलाओं में पाए जाने वाला सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन है। रात के समय पेड़ के नीचे ना सोना हानिकारक है, क्योंकि रात्रि में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस चीज को ध्यान रखें। नीचे सोना होना चाहिए, इसको काट लें आप पहले तो, ठीक है। फिर पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अग्रभाग में पाई जाती है, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। सटोली कोशिकाएं वृषण में पाई जाती हैं। इसके अलावा प्लास्टिक ब्लड का निर्माण ब्रिटेन देश ने किया था। रक्त में मौजूद विशेष प्रकार की बी और टी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो रोगों से बचाव करती हैं। दोस्तों, फेफड़े में गैसीय विनिमय का स्थल होता है एल्वियोली। एल्वियोली होता है क्या? फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल। इसको भी आप ध्यान रखें। फिर कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉयड है जिसके असामान्य स्तर होने पर धमनियां कठोर हो जाती हैं, इसको ध्यान रखना है। फिर ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का वसा है। ट्राइग्लिसराइड क्या है दोस्तों? एक प्रकार का फैट है, ठीक है। फिर अंडे आवश्यक सभी अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत होते हैं। कैल्शियम फास्फेट मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाए जाने वाला लवण है, इसको भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम शुरुआत करेंगे कृषि उत्पाद तकनीक की। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, कमेंट में पूछे गए प्रश्नों के जवाब देना है, वीडियो के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देनी है, आगे बढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है। दोस्तों, यूनिट 8 का जो महा मैराथन वीडियो 9.5 घंटे का आपको बनाया गया है, एक वीडियो में सारा करंट अफेयर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर, ठीक, उसे आप जरूर देखें, आपको बहुत बेनिफिट होगा, ऐसी मेरी आशा है उस वीडियो से, ठीक है। और बाकी विद्यार्थियों तक भी उस वीडियो को आप जरूर पहुंचाएं। बने रहें हमारे साथ, मेहनत करें, आगे बढ़ें और तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।